एग्जाम्स में किसी ट्रिकी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेन उठाना पड़ रहा है ना, और लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, तो बहुत चांसेस है कि एग्जामिनर के बिछाए हुए ट्रैप में कोई फंस चुका है। वेलकम टू द डीप डाइव। हाँ, बिल्कुल। और वही ट्रैप्स आज हम यहाँ डीकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1, जहां इसका टाइटल और रोड मैप दिया है। टाइटल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम शॉर्टकट्स। राइट। और इसके सब हेडिंग्स में आप देखेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन और द क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक का जिक्र है। ये स्लाइड एक परफेक्ट रोड मैप सेट कर रही है। या और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि आज का मिशन सिर्फ फॉर्मूलाज रटना नहीं है। हम एक एक लाइन और फॉर्मूला को तोड़कर समझेंगे ताकि एक्चुअल अंडरलाइंग लॉजिक क्लियर हो। फर्स्ट का टेस्ट नहीं है, लॉजिक का टेस्ट है। अरे अगर रेशो को मैं एक रेसिपी की तरह सोचूं, जैसे किसी डिश में अगर नमक डबल किया तो मसाले भी उसी रेशो में बढ़ाने पड़ते हैं, वरना पूरा स्वाद ही बिगड़ जाता है, राइट? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और प्रोपोर्शन बेसिकली उस ब्लूप्रिंट को अलग अलग स्केल्स पर बैलेंस करने का काम करता है। ये मास्टर क्लास इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स पूरी मैथमेटिकल लॉजिक का फाउंडेशन है। राइट। तो एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर सिनेरियो से शुरुआत करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2, जो अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन पर फोकस्ड है। हाँ, वही स्लाइड जहाँ काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, देखने में काफी इंटिमिडेटिंग लगती है। टेल मी अबाउट इट। यहाँ 2 फ्रैक्शंस है। पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x माइनस 2a आया है और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x माइनस 2b आया है। साथ में प्लस 3b माइनस 3b जैसे हैवी टर्म्स है। आई मीन इसे देखकर तो किसी का भी दिमाग ब्लैंक हो जाए। बेसिकली एक कैस पर्पसली क्रिएट किया गया है, लेकिन इसकी वर्किंग बहुत कंट्रोल्ड होती है। यहाँ सबसे पहला फोकस आपका हमेशा डिनोमिनेटर्स पर होना चाहिए। अच्छा, तो इन डिनोमिनेटर्स को हैंडल कैसे करते हैं बिना पैनिक किए? यहाँ एक छोटी सी ट्रिक काम आती है। स्लाइड में क्लियर दिखाया है कि एक डिनोमिनेटर जो पहले b माइनस ए जैसा दिख रहा था, उसे बदलकर माइनस a माइनस b कर दिया गया है। वेट, सिर्फ एक माइनस साइन कॉमन लेके बाहर निकालने से उससे क्या रेवोल्यूशन आ जाएगा कैलकुलेशन में? अरे रेवोल्यूशन ये आता है कि अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स परफेक्टली मैच हो जाते हैं, और जब डिनोमिनेटर्स सेम हो गए ना, तो एलसीएम लेने की वो लंबी हेडेक इफेक्टिवली खत्म हो जाती है। ओह वाओ, तो आप सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। न्यूमरेटर के टर्म्स जैसे प्लस 3b और माइनस 3b या प्लस a और माइनस a, ये सब आपस में कैंसिल आउट होने लगते हैं। राइट, मतलब टर्म्स बस कटते चले जाते हैं। हाँ, इस कंट्रोल डिस्ट्रक्शन के बाद जादू की तरह फाइनल आंसर सिर्फ 2 निकल कर आता है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए रूल ये है कि लंबे फ्रैक्शंस देखकर डरे नहीं। वो डिजाइन इजीली होते हैं कि उन्हें सिंप्लीफाई किया जा सके। समझ गए? मतलब एग्जामिनर एक्चुअली आपकी कैलकुलेशन नहीं, बस ये देख रहा है कि डिनोमिनेटर के साइंस मैच करने की ट्रिक किसको आती है। मेक्स सो मच सेंस। बिल्कुल। अब यहाँ एक और टूल का जिक्र है फ्रैक्शंस के लिए। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3, जहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी CND रूल लिखा है। ऑनेस्टली एक नॉर्मल फ्रैक्शन को छोड़कर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना और फिर नीचे उसको सब्ट्रैक्ट करना, ये इंटेंशनल कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहा क्या? पहली नजर में वैसा ही लगता है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। इसका मीनिंग ही यही है कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस को सिंपल बनाया जाए। लेकिन ये एग्जैक्टली काम कब करता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हो, बस उनके साइंस का फर्क हो, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ CND रूल बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। इसका वर्किंग एग्जाम्पल देखते हैं जो स्लाइड में दिया है। लेफ्ट साइड में x बाय वाई है और राइट साइड में a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी है। इस पर रूल लगाएं तो क्या होता है? चलिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। x बाय वाई पर रूल लगाने से वो बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ओके, वो तो सिंपल है। और राइट साइड में? वही तो मैजिक है। न्यूमरेटर है a प्लस बी, डिनोमिनेटर है a माइनस बी। जब हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ते हैं, यानी a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो प्लस b और माइनस b कट जाते हैं। ओह, और ऊपर सिर्फ 2a बचेगा। राइट। और सेम वे में जब नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a कैंसिल हो जाता है और नीचे 2b बचता है। रिजल्ट आता है 2a डिवाइडेड बाय 2b। और 2 से 2 कट गया तो बेसिकली बचा सिर्फ a बाय b। ये तो किसी जैकेट को रिवर्स करके पहनने जैसा हो गया।
फ्रैक्शन पूरी तरह पलट गया और सारे एक्स्ट्रा टर्म्स गायब हो गए। एग्जैक्टली ये रेशियो पलटने का सबसे पावरफुल शॉर्टकट है। दैट इज ब्रिलियंट। ओके, नाउ वेयर ऑन स्लाइड 4 जहां द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन समझाया गया है। यहाँ मैं स्लाइड में 2 तरह के एरोज देख रही हूँ। कुछ जगह दोनों एरोज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, अप एरोज, और कुछ जगह एक एरो ऊपर है और एक नीचे। इन एरोज का फिजिकल मीनिंग क्या है? ये एरोज प्रोपोर्शनैलिटी को विजुअलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इनको ना एक मशीन के गियर्स की तरह सोचिए। पहला हेडिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका फॉर्मूला यहाँ x = ky दिया हुआ है। राइट। इसका मीनिंग है कि दोनों वेरिएबल्स आपस में जुड़ी हुई चेन वाले गियर्स हैं। अगर एक गियर तेज घूमेगा तो दूसरा भी तेज घूमेगा, इसलिए इनको दिखाने के लिए दोनों एरोज ऊपर की तरफ होते हैं। समझ आ रहा है। और जहां एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो दूसरा केस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका फॉर्मूला होता है x = k डिवाइडेड बाय y। ये उन गियर्स की तरह हैं जो एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हैं। एक आगे जाएगा तो दूसरे को पीछे आना ही पड़ेगा। एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटे, इसलिए एक एरो ऊपर एक नीचे। राइट। एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, दोनों फॉर्मूलाज में आपने एक लेटर k का यूज किया। नाउ वेयर ऑन स्लाइड 5 जहां एक चेन रिएक्शन एग्जाम्पल दिया है, A proportional to B, B proportional to 1/c और C proportional to D। क्या लोग इस कांस्टेंट k को इग्नोर नहीं कर सकते और डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते? कोशिश तो बहुत लोग करते हैं बिना k के सॉल्व करने की, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। k एक फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, इसको एक सेफ्टी नेट समझिए। मेंटल मैथ यहाँ फेल हो सकती है। अच्छा, तो इस सेफ्टी नेट का वर्किंग इस चेन रिएक्शन में कैसे होता है? मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले रिलेशन से हम लिखते हैं A = KB, फिर दूसरा रिलेशन है B = K/C। अब बस पहली इक्वेशन में B की जगह हम K/C डाल देते हैं। ओह, तो नया रिलेशन बन गया A = K² डिवाइडेड बाय C। ये पहला सॉलिड कनेक्शन हो गया। सही पकड़ा। फिर तीसरा रिलेशन है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के, यानी C = KD। अब इस KD को उठाकर A वाली इक्वेशन में C की जगह रख दीजिए। ओके, तो इक्वेशन बन गई A = K² डिवाइडेड बाय KD। अब अगर सारे कांस्टेंट्स मतलब K² और K को एक तरफ हटा दें तो A और 1/D बच जाते हैं, यानी A और D इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो यहाँ ऑप्शन A में भी है। एग्जैक्टली। K लिखना गलती से बचने का सबसे सेफ तरीका है, वरना लोग रिलेशनशिप फ्लिप करना भूल जाते हैं। मेक्स टोटल सेंस। अब नंबर्स पर आते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6 जहां एग्जांपल्स 2 और 3 दिए गए हैं नंबर्स और कांस्टेंट के बारे में। इसको कैसे डिकोड करें? एग्जाम्पल 2 में देखिए, पहले सिचुएशन से हम K निकालते हैं। जैसे अगर K निकालकर 6 आता है, राइट, पहली इंफॉर्मेशन से कांस्टेंट मिल गया। हाँ, और फिर वही K = 6 हम दूसरी सिचुएशन में डालते हैं जहां अननोन वैल्यू निकालनी है, जिससे आंसर Y = 90 आ जाता है। सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस। और एग्जाम्पल 3 में? एग्जाम्पल 3 एक्चुअली चेक करता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए। यहाँ वो रेशियो 1/4 है। ओह, तो जो भी ऑप्शंस दिए हैं जिसका रेशियो 1/4 नहीं आएगा, वो ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा। एकदम सही। वहाँ क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। That is a neat trick. Now we are on slide 7, जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर एक डेंजर ट्रैप दिया हुआ है। यहाँ लिखा है x 100 है और y 5 है। अब x अगर 125 हो तो y निकालना है। मेरा इंस्टिंक्ट और बहुत लोगों का इंस्टिंक्ट यही होगा कि 100 को 5 से डिवाइड कर दो और कांस्टेंट 20 निकाल लो। इसमें ट्रैप क्या है? यही तो सबसे बड़ा डेंजर नोट है यहाँ। इनवर्स प्रोपोर्शन में कांस्टेंट k निकालने के लिए डिवाइड कभी नहीं करते। अच्छा, तो वर्किंग क्या होगी इसकी? इसका रीजन ये है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला x = k/y होता है, तो k निकालने के लिए x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओह, तो यहाँ 100 और 5 को मल्टीप्लाई करके k निकालना होगा, जो कि 500 आएगा। एब्सोल्युटली। 100 × 5 हुआ 500। अब आपसे पूछा है y के वैल्यू जब x 125 हो, तो इक्वेशन बनती है 125 = 500/y। तो ये इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 125, वाओ, जो कि इंस्टेंटली 4 आ गया। वाओ। अगर मैंने पहले डिवाइड करके 20 कांस्टेंट निकाला होता तो पूरा आगे का लॉजिक ही कोलैप्स हो जाता। ये एग्जाम के लिए डेफिनेटली याद रखने वाली चीज है। हाँ,
डिवीजन सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है, ये याद रखें। अब प्रोपोर्शन के 4 पिलर्स की बात करते हैं। राइट, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8, जहां प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन समझाया गया है। यहाँ 4 डॉट्स वाला निशान यानी कोलन कोलन डॉट बना हुआ है। इस सिंबल का एक्चुअली में काम क्या है? ये 4 डॉट सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं। इनका मतलब है कि 2 रेशियोज बिल्कुल बराबर हैं, जैसे A/B इक्वल टू C/D। अच्छा, बस एक इक्वल टू साइन ही है इफेक्टिवली। हाँ, और इन्हीं 4 डॉट से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है मीन प्रोपोर्शन। यहाँ स्लाइड में लिखा है A:(X:(B)) इसमें बीच वाला लेटर x रिपीट हो रहा है, राइट? वही इसकी पहचान है। इसे फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो A/X इक्वल टू X/B बनेगा। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इक्वल टू AB निकल आता है। ओ, तो बेसिकली x निकालने के लिए सीधा रूट AB करना होगा। फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन यहाँ नीचे रेड कलर में एक क्रूशल नोट दिया हुआ है। लाइक अगर x-A और x-B के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो फॉर्मूला दिया है x इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय A+B। क्या सच में एक और फॉर्मूला रटना पड़ेगा? मैं खुद फॉर्मूले रटने के खिलाफ हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट एक लाइफ सेवर है। जरा सोचिए, अगर आप एग्जाम में रूट x-A इंटू x-B को सॉल्व करने बैठें। ब्रैकेट्स खोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मेरा तो टाइम वही खत्म हो जाएगा। वही तो बात है, एग्जामिनर वही चाहता है। पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको उस लंबा हेवी कैलकुलेशन से 1 सेकंड में बचा लेता है। राइट, समटाइम्स शॉर्टकट ही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। यहाँ वही मीन प्रोपोर्शन का एक क्विक एग्जाम्पल है, 36 और 81 का मीन प्रोपोर्शन। अब नॉर्मल इंस्टिंक्ट कहेगा कि 36 और 81 को पहले मल्टीप्लाई करो। लेट्स बी रियल, इसको मल्टीप्लाई करने में तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एग्जामिनर्स ट्रैप सेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स 4 डिजिट नंबर बनाएं। हाँ, और फिर रोते रहो तो उसका स्क्वायर रूट निकालते रहे। एग्जैक्टली। टाइम बचाने की ट्रिक यहाँ ये है कि मल्टीप्लाई करने की बजाय उन्हें सेपरेट रूट्स में तोड़ दो। सो रूट 36 इंटू रूट 81। हाँ, 36 का रूट सीधा 6 निकला, 81 का रूट 9 निकला। और अब सिर्फ 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है 54। वाओ, रिजल्ट वही आया पर दिमाग पे 0 लोड। फैंटास्टिक टाइम सेविंग ट्रिक। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं बाकी प्रोपोर्शंस की तरफ। राइट, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10, जहां 3rd और 4th प्रोपोर्शनल की बात है। इनके क्या रूल्स हैं? सेम लॉजिकल फ्लो है। 3rd प्रोपोर्शन में सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं, A और B। तो सीरीज बनानी पड़ती है जहां दूसरा नंबर रिपीट होता है, जैसे A:(B:(B:(X)। हाँ, जिससे फॉर्मूला निकल आता है x इक्वल टू B² डिवाइडेड बाय A। ओके, और यहाँ एक एग्जाम्पल भी है, 18 और 27 का 3rd प्रोपोर्शनल। तो 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, जिसका आंसर कैलकुलेट करके 40.5 आ रहा है। सही कहा। और 4th प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स होते हैं, A, B और C। यहाँ कोई रिपीट नहीं होता, फॉर्मूला सिंपल बन जाता है, x इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय A। इजी फॉर्मूलाज है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, और यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात हुई है, जिसका फॉर्मूला है x इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय C। यहाँ बेसिक एग्जाम्पल है जिसका आंसर 6 है, लेकिन इस स्लाइड पर एक और चीज है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा है इन मैसिव नंबर्स का, 189, 273 और 153। ये हैवी कैलकुलेशन देखकर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। सीरियसली, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 273 को 153 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 189 से डिवाइड। एग्जामिनर चाहता क्या है हमसे? एग्जामिनर बस ये चेक कर रहा है कि आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं नहीं। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ स्टेप बाय स्टेप नंबर्स काटने आने चाहिए। कैसे? ये ऑड नंबर्स किस में आते हैं? डिविजिबिलिटी रूल से 189 और 153 दोनों के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 का मल्टीपल बनता है, यानी दोनों 9 से कट जाएंगे। ओह, 9 से कटेंगे तो डिनोमिनेटर में 21 आएगा और ऊपर 17 बचेगा। हाँ, और फिर ये जो 21 है ना, ये 273 को स्मूथली 13 टाइम्स काट देता है। तो फाइनली बचा सिर्फ 13 मल्टीप्लाइड बाय 17, जिसका आंसर इजीली 221 निकल आता है। मतलब सारा डर आउटर शील्ड का था, डिविजिबिलिटी रूल से टूट गया। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना ही की है। ऑल राइट, दिस इज वेरी हेल्पफुल। बट अब आते हैं डेंजर जोन में। Now here on slide 12, proportion after addition and subtraction. यहाँ लिखा है कि अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो उनमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। इसके लिए एक भयंकर फॉर्मूला दिया है, x इक्वल टू न्यूमरेटर में AD माइनस BC और डिनोमिनेटर में
A + D - B + C। ये फॉर्मूला इंटिमिडेटिंग जरूर है, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा रूल या गोल्डन रूल समझना जरूरी है। स्लाइड के नीचे डेंजर नोट में लिखा है। हाँ, लिखा है कि नंबर्स A, B, C, D हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में। बिल्कुल, अगर सीक्वेंस में 20 पहले हैं और 7 बाद में, तो कैलकुलेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस पूरा रिजल्ट उलट देंगे। राइट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, जहां फॉर्मूला चेकिंग हो रही है। एग्जाम्पल्स 1 और 2 दिए हैं। इनमें फॉर्मूला डालने पर दोनों स्थितियों में सही आंसर 2 आ रहा है। सो द फॉर्मूला वर्क्स। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। क्या? अगर एग्जाम में बहुत बड़े नंबर्स आ गए, जैसे 3 डिजिट वाले, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, ये सब करना तो सुसाइडल हो जाएगा ना टाइम के हिसाब से। एकदम सुसाइडल होगा। और इसीलिए हम आते हैं मास्टर क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक पर। Oh yes, now we are on slide 14 and this is my favorite, the cross multiply trick. यहाँ 4 नंबर्स दिए हैं 103, 135, 110 और 144। अब इस ट्रिक का मैजिक, वर्किंग कैसे काम करता है? ध्यान से सुनिए, हम नंबर्स को वैसे का वैसा लंबा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ इनके रिलेटिव डिफरेंसेस निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले चारों नंबर्स को एक लाइन में लिखना है। हाँ, फिर पहले दो नंबर्स 103 और 135 के आपस में डिफरेंस निकालिए, जो आता है 32। ठीक है, 32 एक छोटा और मैनेजेबल नंबर है। फिर आखिरी दो नंबर्स 110 और 144 का डिफरेंस निकालिए, जो आएगा 34। तो हमारे पास अब 2 ब्रिजेस बन गए, डिफरेंस 32 और 34। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसका करना है? यहाँ ध्यान दीजिए, पहले डिफरेंस यानी 32 को दूसरे पेयर के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 32 इंटू 110। अच्छा, और दूसरे डिफरेंस 34 को पहले पेयर के पहले नंबर यानी 103 से। बिल्कुल सही। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स 3520 और 3502 का डिफरेंस लेंगे, जो कि निकल कर आता है सिर्फ 18। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। ओ माय गॉड, सिर्फ 18 बचा। और डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के लिए उन ओरिजिनल चारों नंबर्स को भूल जाइए। हम सिर्फ दोनों डिफरेंसेस यानी 34 और 32 का आपस में डिफरेंस लेंगे, जो होता है 2। वेट, रियली? तो इफेक्टिवली हमें बस 18 को 2 से डिवाइड करना है? आराम से, हाँ, और सीधा आंसर 9 आ जाएगा। ये ट्रिक तो लिटरली जादू है। इतने बड़े स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये ट्रिक दिमाग की बैंडविड्थ बचा लेती है एग्जाम में। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15। यहाँ TCS एग्जाम्स का एक फेवरेट पैटर्न दिया है। ऐसा लग रहा है एग्जामिनर भी चालाक हो गए हैं। अब वो डायरेक्टली x की वैल्यू नहीं पूछते। वही तो कैच है आजकल, वो ट्रिक्स को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पूछा है 23, 39, 32 और 56 में से x क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ सबसे पहले हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक लगेगी। राइट, ट्रिक लगा के पहले x की वैल्यू 5 निकल आएगी। पर सवाल वहां खत्म नहीं होता। वो आगे बोलते हैं कि x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल निकाल के दिखाओ। ये तो डबल मेहनत हुई। लेकिन वैल्यूज रखें तो 5 + 4 होता है 9 और 3 × 5 + 1 होता है 16। तो एसेंशियली हमें 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। और वहां हम कौन सा शॉर्टकट लगाएंगे? वही रूट वाला शॉर्टकट। बस। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 9 का रूट 3 निकला, 16 का रूट 4 निकला, दोनों को आराम से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4 आंसर आ गया 12। परफेक्ट। ट्रिक पे ट्रिक, ये फ्लो मेंटेन करना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सीरियसली, ऐसी लिंकिंग देखकर कॉन्फिडेंस आता है। ऑलराइट, अब आखिरी नए कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, जहां कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एलसीएम मेथड यानी एलसीएम रेशियो रूल सिखाया गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर 3a = 4b = 5c दिया हो, तो a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे? लोग इसमें फ्रैक्शन इन्वर्ट करके एलसीएम लेते हैं, जो बहुत लंबा चला जाता है। इसका रीजन समझते हैं। यहाँ 3, 4 और 5 कोएफिशिएंट्स है। इनको ना अलग अलग करेंसीज की तरह सोचिए। ओके, अलग करेंसीज, तो हमें इन्हें कंपेयर करने के लिए एक कॉमन वैल्यू चाहिए होगी। बिल्कुल, और वो कॉमन बेंचमार्क इन तीनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम होता है। यहाँ 3, 4 और 5 का एलसीएम है 60। राइट, स्टेप 1 में कॉमन बेंचमार्क 60 निकाल गया। अब उसकी वर्किंग आगे कैसे जाएगी? बस इस 60 को हर कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। मतलब A के लिए 60 डिवाइडेड बाय 3 जो 20 हुआ, B के लिए 60 डिवाइडेड बाय 4 जो 15 हुआ,
और C के लिए 60 डिवाइडेड बाय 5 यानी 12। एकदम सही। और आपका फाइनल रेशियो रेडी है, 20:15:12। यह सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है आगे के अरिथमेटिक चैप्टर्स के लिए। ये बहुत एलिगेंट तरीका है। कॉमन ग्राउंड निकाला और वेट्स डिवाइड कर दिए। वंडरफुल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17, जहां हमारा रैपिड रिवीजन डैशबोर्ड दिया गया है। तो चलिए मैं पूरे एपिसोड का एक मिनट का स्ट्रक्चर्ड समरी बताती हूँ। चलिए रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट था CND रूल। ये फ्रैक्शन को डेलिबरेटली बड़ा करता है ताकि ऑपोजिट साइंस वाले टर्म्स कट जाएं और रेशो स्मूथली पलट जाए। दूसरा, हमने चारों प्रोपोर्शंस फर्स्ट, सेकंड या मीन, थर्ड और फोर्थ के फॉर्मूलेस कवर किए। हाँ, और तीसरा पॉइंट? तीसरा था असेंडिंग ऑर्डर का गोल्डन रूल एडिशन या सब्सट्रैक्शन प्रोपोर्शन के लिए, जिसके साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की फैंटास्टिक विजुअल ट्रिक सीखी। और चौथा पॉइंट अभी हमने जो कवर किया, LCM रेशो रूल, कॉमन बेंचमार्क डिवाइड करने वाला। परफेक्ट। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स में अगर एक एग्जाम फोकस्ड की टेकअवे याद रखना हो ना, तो वो ये है कि बड़े नंबर्स को ब्लाइंडली मल्टीप्लाई ना करें। मीन प्रोपोर्शन में पहले रूट लें और एडिशन वाले क्वेश्चंस में क्रॉस डिफरेंस ट्रिक यूज करें। दैट्स द कोर मैसेज। और दिमाग चलाने का टाइम आ गया है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, जहां टेस्ट योरसेल्फ MCQs दिए हैं। इस सेक्शन में स्क्रीन पर दिए 5 सवाल और कॉन्सेप्ट्स का मैं आपसे एक रैपिड फायर टेस्ट लूंगी। रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हूं, पूछिए। नंबर 1, 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड प्रोपोर्शनल फॉर्मूला है b²/a, तो 18 × 18 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आएगा 27। करेक्ट। नंबर 2, अगर 2a = 5b = 10c है तो LCM मेथड से रेशियो क्या आएगा? 2, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, उनसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5:2:1। सुपर्ब। नंबर 3, 49 और 144 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? रूट पहले लेना है, 49 का 7, 144 का 12, 7 × 12 हुआ 84, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना। ग्रेट टिप। नंबर 4, अगर A प्रोपोर्शनल है B के और B प्रोपोर्शनल है C² के, तो A और C का रिलेशन क्या है? चेन कनेक्शन से प्रोपोर्शनल को C² हो जाएगा। स्पॉट ऑन। नंबर 5, 2, 3, 5 और 8 में क्या जोड़ा जाए कि प्रोपोर्शनल बन जाए? क्रॉस डिफ ट्रिक लगेगी यहाँ। डिफ निकालेंगे, 1 और 3 आएगा, क्रॉस करके सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और डिफरेंस ऑफ डिफ 2 आएगा। आंसर हाफ यानी 0.5 होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। और कॉन्सेप्चुअली C एंड D रूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया था हमने? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस को आसान करना और ऑपोजिट टर्म्स को कट करके रेशियो पलटना। और आखिरी क्वेश्चन, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम कांस्टेंट K कैसे खोजते हैं? डिवीजन करके गलती नहीं करनी, मल्टीप्लाई करके खोजते हैं, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। एक्सीलेंट राउंड। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, पर क्या आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ डीप कंसेप्चुअल सवाल छोड़ना चाहेंगे? जरूर। मेरे 2 थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि एडिशन वाले फॉर्मूला में हमने असेंडिंग ऑर्डर का रूल लगाया, लेकिन अगर प्रोपोर्शनल नंबर्स कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएं, जैसे -5, -2, -1, तो क्या तब भी असेंडिंग ऑर्डर का रूल वैसा ही बिहेव करेगा? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स रिवर्स में चलते हैं। ओह, दैट्स अ ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट।